ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 टॉपिक 1 स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेस इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। The Constitution of India lays out framework of the Indian judicial system. India has adopted federal system of government. हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब है सरकार सेंटर की भी है और हर स्टेट की भी अपनी सरकार है। सो वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अभी थी। Yet the Constitution establishes a single integrated system of judiciary comprising of courts to administer both center and state laws. Still हमारी जो जुडिशरी है वो सेंटर और स्टेट की अलग अलग नहीं है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, आपस में इकट्ठे मिली हुई जुडिशरी है। ये नहीं कि स्टेट की जुडिशरी अलग रखेंगे और सेंटर की जुडिशरी नहीं। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर आपके जो है हाई कोर्ट है और फिर आपके सुप्रीम कोर्ट है, और ये सब पूरे देश के लिए फैसला लेते हैं। फिर 1 मार्कर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। ये आप लोकेशन याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर है। इट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। एपेक्स कोर्ट का मतलब है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ फॉलोड बाय वेरियस हाई कोर्ट। इसके अलावा बहुत सारे हाई कोर्ट होते हैं स्टेट लेवल पे, एंड हाई कोर्ट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनको लोअर कोर्ट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उनका साथ देने के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं उनका साथ देने के लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जहाँ पे खास तरीके के मामले जाते हैं। तो सारे के सारे मामले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं देते हो, कुछ खास कोर्ट होते हैं वहाँ पे आप स्पेशल टाइप के केसेस लेके जा सकते हो, जैसे कंज्यूमर कोर्ट हो गए, जैसे आपके मोटर व्हीकल कोर्ट हो गए, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक मुद्दों को लेके जा सकते हो। देन आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से 1 मार्कर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 28 जनवरी 1950 को उसका निर्माण हुआ था, कह सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1951 मार्कर। एंड उससे पहले इंडिया में 2 कोर्ट्स थे जिसको वो रिप्लेस करके आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल। ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले इंडिया में कौन से 2 कोर्ट्स थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पेज, एज इट स्टूड इन 1950 एंड वी से जो सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस वक्त एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था और 7 अदर जजेस थे। ये याद रखना कि पुरानी कॉम्पोजिशन 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जजेस थे। The Parliament granted the power to increase the number of judges in the coming years. हमारे देश में जजेस के नंबर बढ़ना चाहिए कोर्ट में या कम होना चाहिए? जनरली बढ़ना पड़ेगा। कैसे, किसके हाथ में? ये पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर बढ़ाने हैं या कम करने हैं। एट प्रेजेंट हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो है 31 जजेस की, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे 30+1 का कॉम्पोजिशन अभी चल रहा है। ठीक है, पहले था 7+1, अभी 30+1 है, ये याद रखना। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। अब हम आते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं और हर हाई कोर्ट जो है वो स्टेट्स और यूटी के अंदर इस्टेब्लिश हो रखा है। सबसे पहले 4 हाई कोर्ट बने थे इंडिया के अंदर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और इलाहाबाद में। ये याद रखना है कि 1 मार्कर है। ठीक है, मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, हाईलाइट करके दिया हुआ है फोटोज में। जब आपके पास बुक आ जाएगी उसको वैसे वैसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ फिर हम आते हैं हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपके स्टेट कोर्ट्स के नीचे, हाई कोर्ट के नीचे होते हैं ये आपके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ द फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट आर नोन एज लोअर कोर्ट्स। दे कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दोनों नाम दिए जाते हैं। हर स्टेट जो है अलग अलग आपके जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में बटी होती है। ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 2 तरीके के केस होते हैं। सिविल केस, प्रॉपर्टी का मुद्दा हो गया, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होगी वो आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो सिविल केस होता है। क्रिमिनल केस जिसका भी मर्डर, असॉल्ट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और अगर आपका क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में जाएगा। ये 1 मार्क में याद रखना। समझ में आई ये बात? तो द जज इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन ही और शी प्रिसाइड ओवर अ सिविल केस।
अगर सिविल केस के ऊपर जज बैठ रहा है उसे डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, और अगर वो क्रिमिनल केस पे जज बैठ रहा है तो उसे सेशन जज बोलेंगे। ये 1 मार्कर का याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट जज का दूसरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। अब ये ट्विस्ट है, ये याद रखेंगे, ये 1 मार्कर के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट जज का अदर नेम, हाँ, अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई ऐसे किसी बड़े शहर का डिस्ट्रिक्ट जज है वो, तो उसे मेट्रोपॉलिटन सेशन जज बोलेंगे। तो सेशन वर्ड वैसे तो हमने क्रिमिनल के लिए पढ़ा है, पर अगर डिस्ट्रिक्ट जज है वो मेट्रोपॉलिटन शहर का है तो उसे मेट्रोपॉलिटन सेशन जज बोलेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1 मार्कर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सेशन जज व्हेन ही और शी इज प्रिसाइडिंग ओवर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिटी व्हिच इज डेजिग्नेटेड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अगर वहाँ पे जज बैठता है किसी सिविल केस के लिए भी तो उसे डिस्ट्रिक्ट आपका जो है मेट्रोपॉलिटन सेशन जज बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है उनको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं अब हम। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका फ्लो चार्ट बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इज लिटिल कंफ्यूजिंग, आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसकी सबसे ज़्यादा चलती है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो holds appellate jurisdiction and supervision over all subordinate courts। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी जो छोटे कोर्ट्स आते हैं उनकी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकती है। मतलब कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, एक लोअर कोर्ट के अंदर कोई डिसीजन आया, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो एपिलेट का काम भी करता है वो। ठीक है, एपिलेट का मतलब ये है कि आप किसी कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप उसे हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो। On the civil side, the subordinate courts below the district court include ascending order में बता रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सॉरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर सबसे छोटे लेवल के जज से बड़े लेवल के जज पे जा रही हूँ मैं। सबसे छोटा जज होता है जूनियर सिविल जज कोर्ट, ये सबसे छोटे लेवल का होता है सिविल साइड पे। उससे ऊपर होता है आपका प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, उससे ऊपर आता है आपका सीनियर सिविल जज कोर्ट, इसको सब कोर्ट्स भी कहते हैं। तो सबसे नीचे सिविल साइड पे जूनियर है, फिर आपका प्रिंसिपल है, फिर आपका सीनियर सिविल जज कोर्ट है। इसको ऐसे याद रखना, इसका फ्लो चार्ट बना लेना। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जजेस, सिविल साइड, सबसे नीचे आपका जूनियर, फिर प्रिंसिपल, फिर सीनियर। ठीक है, देन आपका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑन द क्रिमिनल साइड, अब हम क्रिमिनल साइड पे पढ़ेंगे, उसमें भी सबसे छोटा होता है सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे ऊपर होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उससे ऊपर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? 1 मिनट की रीडिंग कर लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ जरूर रीड कर लो। हमने पहले पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद अब आपका एक और लोअर लेवल होता है मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट आपके सबसे लोएस्ट लेवल के कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस हायरार्की। मुंसिफ कोर्ट आपके सबसे छोटे होते हैं। दे आर लोएस्ट इन द टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द मैटर्स ऑफ सिविल नेचर। मुंसिफ कोर्ट में सिर्फ सिविल मामला जाएगा, क्रिमिनल मामला नहीं जाएगा। एंड ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी नीचे होते हैं। इनके ऊपर पेक्यूनरी लिमिट होती है। पेक्यूनरी लिमिट होता है पैसे की लिमिट, कि इतने रुपए तक का ही केस यहाँ पे जाएगा। जैसे 5,000 रुपये तक की पेक्यूनरी लिमिट चल रही है कि अगर आपका केस 5,000 रुपये तक का है तो आप मुंसिफ कोर्ट में जाओ, उससे ऊपर का तो आप नहीं जाओगे। पेक्यूनरी लिमिट, ये वर्ड याद रखना, पेक्यूनरी लिमिट means the court ability to hear matter up to a particular claim of money are notified by the respective state government। स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं ये मुंसिफ कोर्ट का मामला है। नीचे आपका एक बॉक्स होगा पॉइंट टू बी नोटेड का, पॉइंट टू नोट। फर्स्ट है अ ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग टुगेदर ऑन अ लीगल मैटर इज कॉल्ड अ बेंच। जब किसी मुद्दे के ऊपर, किसी केस के ऊपर काफ़ी सारे जजेस एक साथ बैठते हैं डिस्कशन के लिए, उसे बेंच कहते हैं। जब बहुत सारे जजेस मिलकर डिसीजन लेते हैं उसे बेंच कहते हैं। जैसे कि अभी हुआ था अयोध्या मंदिर का केस हुआ था, ठीक है, तो उसमें 3 जजेस बेंच था कि 3 जजेस ने मिलके डिसाइड किया था वो। तो ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग टुगेदर ऑन अ केस इज कॉल्ड अ बेंच। ठीक है, एंड लॉयर्स जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन जिससे करवाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, उसे बार कहते हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यस मैम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉयर्स जहाँ रजिस्टर होते हैं उसे बार कहते हैं, एंड ग्रुप ऑफ जजेस टेकिंग अ डिसीजन इज कॉल्ड अ बेंच। ये याद रखना 1 मार्कर के लिए। ठीक है, एक डिवीजन बेंच, जनरली एक डिवीजन बेंच में 2 से 3 जजेस हो सकते हैं, एंड आप उसके 5 से ज़्यादा जजेस भी हो सकते हैं, अप टू 13 जजेस। तो किसी मुद्दे पे मैक्सिमम 13 जजेस तक बैठ सकते हैं। ठीक है, आज तक ऐसा हुआ था, ये आपका था केशव नंदा भारती केस, आपने सुना होगा कभी पॉल साइंस में, केशव नंदा भारती केस। उसकी जो रूलिंग हुई थी उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट थे ये सब थे, उसमें 13 जजेस का बेंच बैठा था। तो 6 एक तरफ थे, 7 एक तरफ थे, कुछ इस तरह से हुआ था। उसके बाद अब हम आते हैं ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, हमारे देश में लोग बहुत सारे हैं, लोग बहुत सारे हैं तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लड़ाइयाँ बहुत सारी बातों पे होती है, केसेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कोर्ट्स इतने सारे नहीं है, इतने सारे जजेस नहीं है, इतने सारे कोर्ट्स नहीं है कि सब कुछ हैंडल कर सकें। तो हमने कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाए हैं कि जो स्पेसिफिक मामले खुद अपने अंडर लेके हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए हमने एनजीटी बनाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, हमने जो है सरकारी नौकरी में अगर कोई वो कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए हमने सीएटी एसएटी बनाया। सीएटी होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के ऊपर अगर कोई केस होना तो वो सीधा यहाँ चला जाएगा, उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उनका मामला यहाँ जाएगा। वैसे ही आपका जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर क्या है कि आपके टेलीकॉम रिलेटेड जितने भी आपके मुद्दे हैं, ठीक है, वो आपके जो है TDSAT में जाते हैं। वो टेलीकॉम डिस्प्यूट रेगुलेटरी जो भी आपका है उसके अंदर आपके सारे ये मुद्दे जाते हैं। 1 सेकेंड होल्ड करना बेटा। ठीक है, सो हम कहाँ पे थे? तो इसी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए आपके काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, जिसके अंदर आप डायरेक्ट अपना मुद्दा वहाँ पे लेके जा सकते हो इफ़ द केस इज़ रिलेटेड टू दैट। तो ट्रिब्यूनल की हम डेफिनेशन करते हैं, यहाँ से आपको 1 मार्कर 2 मार्कर कुछ भी आ सकता है। आपसे ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, अंदर रेगुलेटर आएगा अभी वर्ड, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो 1 और 2 मार्कर में यहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है। ट्रिब्यूनल्स apart from the judicial body, Indian judiciary is also characterized by numerous semi-judicial bodies involved in dispute resolution. तो dispute को handle करने के लिए काफ़ी सारे जो है आपके semi-judicial bodies भी हैं। These bodies functions or semi or quasi-judicial bodies because they may consist of, एक सेकेंड होल्ड करो, बनाई जाती है। These body function as semi और quasi-judicial body। इनको सेमी या क्वाजी जुडिशियल बोलते हैं। सेमी और क्वाजी का मतलब क्या है कि आपको ये फुल पनिशमेंट्स नहीं दे सकते कि जेल में 5 साल रहो या इस तरह से, तो दे आर नॉट एबल टू गिव यू फुल पनिशमेंट्स। ये सेमी जुडिशियल्स होती हैं आपको। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। इसके अंदर जो जजेस होते हैं वो प्रॉपर लीगल बैकग्राउंड के जजेस ना होके किसी खास एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। और इसके जो जजेस होते हैं ज़रूरी नहीं कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रखी है, बट जिस मुद्दे के ऊपर बात होने वाली है, जैसे कंज्यूमर्स के, एनवायरनमेंट के, वुमेन के, उनके मामलों में उनके काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस के आधार पर जजेस बनते हैं, अपनी पढ़ाई के आधार पर जजेस नहीं बनते ट्रिब्यूनल्स के। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ट्रिब्यूनल्स हैव बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ट्रिब्यूनल्स खास तरीके से बनाए गए हैं, कानून पास करके बनाए जाते हैं। So they are made under the legal enactment, that is law passed by the legislature. Their creations, अब ये important है कि tribunals क्यों बनाए जाते हैं, what is the aim of tribunal? Their creation aims at increasing efficiency in resolving dispute and reducing the burden on courts. इसलिए बनाया जाता है काम जल्दी हो और जो आपके normal courts हैं उनके ऊपर से burden कम हो जाए। ये 1 मार्कर में याद रखना है। 2 benefits हैं tribunals के, एक तो burden कम करने का और efficiency बढ़ाने का। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स आर, अब ये एग्जाम्पल्स याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं ये एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर आपके सेंटर पे कोई भारत सरकार के अंडर नौकरी कर रहा है एंड उसके ऊपर कोई केस चलना है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ ना जाके आपका अलग से उनका कोर्ट बना होता है, वहाँ पे उनका सारा केस चलता है। ठीक है, फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और वहीं पे अगर कोई दिल्ली सरकार का है, कोई झारखंड सरकार का है, कोई बिहार सरकार का है, कोई गुजरात सरकार का है, उनका अगर कोई केस है
अगर स्टेट वाले सरकार के लोगों का उनके सरकारी एम्प्लॉइज का ऊपर कोई केस है तो वह एसएटी में जाता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। उसी तरह से टेलीकॉम कंपनीज की कोई लड़ाई है, टेलीकॉम सेक्टर में कोई लड़ाई है तो वो TDSAT में जाती है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल। ये जो है सारे टेलीकॉम सेक्टर की लड़ाइयाँ जितने भी, जैसे किसी ने किसी की पेमेंट नहीं करी, 5G स्पेक्ट्रम के पैसे नहीं दिए जियो ने, इस तरह से कोई भी मुद्दा होगा वो TDSAT में जाएगा। फिर एनवायरनमेंट से कोई मुद्दा होगा, एनवायरनमेंट रिलेटेड मुद्दा, जैसे कि आपने दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने, ठीक है, ये सारे मुद्दे कहाँ जाते हैं, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारा रहता है ये। सम ऑफ द ट्रिब्यूनल फंक्शन विद रेगुलेटर, कुछ ट्रिब्यूनल्स के साथ साथ रेगुलेटर्स भी होते हैं। रेगुलेटर होते हैं रूल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके जो ट्रिब्यूनल होते हैं वहाँ पे तो आपका मुद्दा आप सॉल्व करते हो, ठीक है, ये आपका कोर्ट होता है। और रूल बनाने वाली बॉडीज भी होती हैं, कुछ सेक्टर्स के अंदर रूल मेकिंग बॉडी भी होती हैं, उन्हें रेगुलेटर बोलते हैं। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के क्या क्या रूल रहेंगे कि एक दिन में कितने SMS भेज सकते हैं, एक दिन में मैक्सिमम आप फ्री डेटा कितना दे सकते हो, ये सारे रूल बनाने वाले को रेगुलेटर बोलेंगे। फिर भी अगर कोई मुद्दा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है तो वो TDSAT में जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा। समझ में आई बात? तो दो चीजें होती हैं, ट्रिब्यूनल जहाँ पे मुद्दा सुलझाया जाता है, एक होता है आपका रेगुलेटर जो रूल बनाता है, ठीक है, रूल तोड़ोगे तो फिर आप जो है ट्रिब्यूनल में जाओगे, ठीक है। तो रेगुलेटर आपसे अलग से डेफिनेशन में आएगा, आ चुका है बोर्ड में 2 बार। रेगुलेटर्स आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, ये स्पेशल एजेंसी होती हैं दैट ओवरसी द लॉ एंड ऑर्डर कंप्लायंस इन द रेलिवेंट गवर्नमेंट सेक्टर। खास खास सेक्टरों के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स बने हुए हैं और ये नज़र रखते हैं कि हर कोई रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर केस करो, वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट, रेगुलेटर्स की काइंड डिफरेंट बुक में मैंने फोटो भेजी है, ट्रिब्यूनल्स का जो पैराग्राफ है ना उसकी लास्ट 6 लाइन में है। लास्ट 6 लाइन मैम, इसमें लिखा है रेगुलेटर्स आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज दैट ओवरसी द लॉ। यही है ओके, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है टेलीकॉम सेक्टर का ही। टेलीकॉम सेक्टर का जो रेगुलेटर है वो है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसका जो ट्रिब्यूनल है वो है TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल। समझ में आया? ओके। तो ट्राई जो है तो मैम इन शॉर्ट ट्रिब्यूनल्स मैम वो होते हैं जो इन सब फील्ड के केसेस वो करते हैं फाइल। हाँ, वो देखते हैं कि हर कोई जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, जियो रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, एयरटेल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वोडाफोन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ कर रहा है इन पे केस करो, ये केस जाएगा ट्रिब्यूनल में। समझ में आया? अगर ट्राई ने बोल रखा है कि एक दिन में 100 से ज़्यादा SMS नहीं देने आपने फ्री, पर वहीं पे जियो कह रहा है कि 500 SMS फ्री, तो TRI कह रहा है कि आपने रूल तोड़ा है, आपके ऊपर केस होगा, चलो TDSAT, ठीक है ना। सो ट्राई जो है वो रूल्स बनाता है, पॉलिसी बनाता है टेलीकॉम सेक्टर की सारी की सारी। सो ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और सप्लीमेंट भी करते हैं कोर्ट्स को, मतलब कि हेल्प करते हैं, एक बहुत बड़े सपोर्टिंग रोल निभाते हैं, सपोर्टिंग रोल निभाते हैं हमारे कोर्ट सिस्टम के इंडिया में। इतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है तो मुझसे। Salient features of Indian judiciary, India has a common law jurisdiction। सेकेंड लाइन से पढ़ रही हूँ मैं। इंडिया में कॉमन लॉ अडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन को देख के। इंडिया अडॉप्टेड अ कॉमन लॉ मॉडल। अंडर दिस स्कीम ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम द डिसीजंस, ऑर्डर्स एंड जजमेंट developed by the judges in India help in creation and development of laws and legal principles which become binding precedent for all the subordinate courts and hierarchy। अब इसका मतलब समझो, इंडिया में कॉमन लॉ सिस्टम चलता है, जो अगर एक रिलेटेड मुद्दा है, जैसे कि केशव नंदा भारती केस था, उसके अंदर आपका प्रॉपर्टी को लेके मुद्दा था, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को लेके मुद्दा था, राइट। तो उसका जो भी डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त, आगे की लाइफ टाइम में जब भी फंडामेंटल राइट को लेके मुद्दा आएगा इंडिया के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहाँ पे जब भी कोई फंडामेंटल राइट का मुद्दा आएगा तो हमेशा ये देखा जाएगा कि केशव नंदा भारती केस के फंडामेंटल राइट के केस में क्या डिसीजन लिया था कोर्ट ने।
तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी रिलेटेड मुद्दे में या किसी भी केस के ऊपर जो डिस्कशन ले लेता है, डिस्कशन कह रही हूँ, डिसीजन ले लेता है, वैसा ही अगर केस किसी और कोर्ट में भी आता है, लोअर कोर्ट में किसी में भी आता है, तो वही चीज अप्लाई होगी। ओके। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस है जिसके अंदर विमेन का सेक्सुअल हरासमेंट का एक केस था। ये इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट केस बना था जिसके अंदर विमेन का हरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे एंड बाद में उन्हीं को काम से निकाल दिया जा रहा है, लड़की अगर कंप्लेन कर रही है। ठीक है, तो उस लड़की ने केस डाला, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसमें ये बोला गया कि विमेन के लिए स्पेशल सेल्स बनेंगे। स्पेशल सेल्स का मतलब है कि हर कंपनी के अंदर जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो विमेन की क्वेरीज, विमेन की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी लागू हो गई कि आज की डेट में जितने भी केसेस विमेन के सेक्सुअल हरासमेंट के जाते हैं, ऑफिस हरासमेंट के, सेक्सुअल हरासमेंट के जाते हैं, चाहे किसी भी कोर्ट में जाए, उनमें हमेशा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस लगाया जाता है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया वो लोअर कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा, लोअर कोर्ट को भी वैसे ही करना पड़ेगा। ये होता है कॉमन लॉ सिस्टम। समझ में आया? यस मैम। Therefore, courts play a vital role in creating law, especially where gaps in law exist. तो कोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, जहाँ पे कानून में कुछ लूप होल हो, कानून में कुछ कमी हो, वहाँ पे कोर्ट आता है कानून को ठीक करने के लिए। एंड द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैव फेल्ड टू enact law। अगर इतने भरपूर कानून नहीं बने हुए हैं या कानून में कुछ कमी है तो कोर्ट जिम्मा लेता है कानून बनाने का। नेक्स्ट हमारा आता है अपोज टू दिस मॉडल, एक होता है सिविल लॉ सिस्टम। पहले था कॉमन लॉ सिस्टम इंडिया और ब्रिटेन का, अब होता है सिविल लॉ सिस्टम। याद रखना कौन कौन सी कंट्री में है, जर्मनी, रशिया और कॉन्टिनेंटल यूरोप। ये 1 मार्क में आ चुका है बोर्ड में कि सिविल लॉ सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, जर्मनी, रशिया, कॉन्टिनेंटल यूरोप। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ इज रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लॉ। अंडर कॉमन लॉ judiciary can make law through judicial decision of the court. However, under civil law only the legislature or executive has the power to create the laws and rules. कॉमन लॉ के अंदर कोर्ट के पास भी पावर होती है कानून बनाने की और अपने लोअर कोर्ट्स के ऊपर लागू करने की। बट आपका जो सिविल लॉ सिस्टम है वहाँ पे कानून बनाने का हक सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का है, जुडिशरी का कोई रोल नहीं है कानून बनाने का। ये बात समझ में? तो जुडिशरी को भी पावर होना इस कॉमन लॉ एंड जुडिशरी को पावर ना होना, सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को पावर होना कानून बनाने की सिविल लॉ। ये बात समझ में आ गई? 2 नंबर का डिफरेंस है, आया हुआ है बोर्ड में। मैम किस में 2 नंबर का डिफरेंस? कॉमन लॉ और सिविल लॉ। यस, कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ। ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ 2 नंबर देंगे आप। ओके। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडवर्सरियल मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जॉनी एलएलबी देखी है? यस मैम। जॉनी एलएलबी के अंदर लॉयर का काम होता है क्रिमिनल को प्रूफ करना कि क्रिमिनल है, या फिर जज का काम होता है प्रूफ करना? जज क्वेश्चन करता है क्रिमिनल से या फिर लॉयर क्वेश्चन करता है क्रिमिनल से? लॉयर करता है। लॉयर करता है। जज का क्या काम होता है? मैम डिसीजन सुनाना। डिसीजन सुनाना इस आधार पे कि क्या क्या सबूत पेश करे गए हैं, क्या क्या दलीलें सामने रखी गई हैं, क्या क्या बताया गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एविडेंस एंड यस मैम। ठीक है ना, तो जज जो है वो खुद जा जाके सवाल नहीं पूछता कि अच्छा तुम उस रात कहाँ थे, फिर तुमने क्या किया, ये वो, ऐसे क्वेश्चन जज नहीं पूछता, ये लॉयर पूछता है। यस मैम। इसको एडवर्सरियल मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, एडवर्सरियल मोड ऑफ सॉल्विंग द केस कहते हैं, जहाँ पे जज पीछे रहता है। जज सिर्फ ये देखता है कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, उसके क्या क्या विटनेस प्रूफ हुए हैं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। दूसरा होता है इंक्विजिटोरियल। इंक्विजिटोरियल क्या होता है? जिसमें जज आगे बढ़ बढ़ के क्वेश्चन पूछता है, लॉयर तो पूछता ही है, जज भी पूछता है। ये बात समझ ये वाले कोर्ट कहाँ मिलते हैं? ये आपके यूएस में। ओके, ये यूएस में। ठीक है, तो अब ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बहुत डिटेल में है इस टॉपिक को लेकर। सो कोर्ट्स इन इंडिया फॉलो द एडवर्सरियल मोड ऑफ एडजुडिकेशन। एडवर्सरियल मोड हमारे यहाँ पे होता है जहाँ पे लॉयर का मेन रोल होता है, एज अपोज टू द इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलोड इन सेवरल सिविल लॉ कंट्रीज। काफ़ी सारी कंट्रीज में जहाँ पे सिविल लॉ चलता है वहीं पे आपका इंक्विजिटोरियल भी चलता है। इन एडवर्सरियल मॉडल द रोल ऑफ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बिकम्स वाइटल। एडवर्सरियल मॉडल में लॉयर का रोल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। लॉयर जो है
ऑपोजिट पार्टी के वो केस सामने रखते हैं। जज जो होता है न्यूट्रल होता है। जज जो है ना इसकी साइड ले रहा ना उसकी, जज ये कहता है मेरे सामने जो चीज़ें प्रूफ कर दोगे मैं उसके बेसिस पर डिसीजन ले लूँगा। पता है ना इतना? ओके यस मैम। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट्स ऑफ केस जो जज है वो डिसीजन लेता है। इन द इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ ऑन द अदर हैंड जजेस जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जजेस खुद जा जाके क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सामने, रादर देन एक्टिंग एज अ न्यूट्रल जज। यहाँ पे जज जो है खुद इंक्वायर करता है, क्वेश्चन आंसर करता है, जस्ट लाइक पुलिस। तो जज जो है पुलिस की तरह सवाल जवाब कर रहा होता है जो बंदा कटघरे में खड़ा है। फिर द रोल ऑफ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड द रोल ऑफ जज, दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। तो जज और लॉयर दोनों का रोल काफ़ी बढ़ जाता है एंड दोनों ही। और जज का इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर जज जो होता है न्यूट्रल होता है एडवर्सरियल के अंदर, उसके सामने जो रख दोगे वो डिसीजन ले लेगा उस हिसाब से। पर यहाँ पे जज भी सवाल जवाब कर रहा है तो जज जो है न्यूट्रल नहीं रह पाता। जज जो है फिर उसको जो ठीक लगता है उसके बेसिस पर डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जज जो है इंक्विजिटोरियल में न्यूट्रल नहीं रह पाता। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम, इजीली समझ आ रहा है इसमें। ठीक है, आज के लिए मैं एक बार अभी यहीं तक रख रही हूँ, एक बार इसको रिवाइज करो, ठीक है। ओके मैं सैटरडे को, हाँ मैम ये जो हमने क्लास करी इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है?